Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यश भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में आज हमारे साथ जबलपुर का नाम रोशन करने वाले संदीप रजक हैं। आप आज परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं। बहुत मध्यम परिवार से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले संदीप ने हाल ही में निःशक्त जनों के लोगों काम करने के लिए, जिनको अपन पूर्व में विकलांग कहा करते थे, अब निःशक्त कहते हैं, उनके लिए जिस ढंग से काम किया उसके कारण इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल रहा है, जो इनको 3 तारीख को राष्ट्रीय भवन में राष्ट्रपति जी देंगे। निःशक्त आयोग मध्य प्रदेश में है जो पूरे निःशक्त जनों की देखरेख करता है, उसके आप कमिश्नर हैं। और गौरव की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में एक आयुक्त होते हैं निःशक्त जनों के, जो जिससे पूरा शासन की तरफ से देखरेख करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश से। और उससे बड़ी गौरव की बात यह है कि आप जबलपुर के निवासी हैं, तो जबलपुर का भी गौरव इन्होंने बढ़ाया है। आप अपने जीवन की शुरुआत में कैसे निःशक्त जनों से जुड़े? क्या कारण था कि आप इस तरफ आए? और आपने कभी सोचा था कि इस सेवा करते करते आप राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार भी लेंगे? सबसे पहले तो मैं यश भारत परिवार का और आशीष भैया आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरी जो भी यात्रा रही है, सेवा की यात्रा रही है, उसमें यश भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और आपकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोग आए। और उसको जो हम लोग जो काम करते थे उसमें आपने जो मीडिया के माध्यम से उसमें जो स्थान दिया, उसके कारण ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची, जिस कारण से शायद राष्ट्रपति पुरस्कार तक हम लोग पहुँचे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मेरे मामा जी हैं वो अष्टावक्र हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। तो मैं बहुत बचपन से इस बात को देखता रहा कि दिव्यांगों की कितनी समस्याएं हैं, कितने कष्ट हैं, तो इनके लिए सोचने की आवश्यकता है। तो मैंने घर से ही शुरुआत की। मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, परिवार वाले सेवा करते थे। तो मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में आया और मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में आया तो मैंने बाकायदा दिव्यांगता के क्षेत्र में जो कोर्सेस होते हैं सारा वो पढ़ाई करके, अध्ययन करके। कितने वर्ष हो गए आपका? लगभग 34 वर्ष के आसपास मुझे हो चुका है। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 49 ईयर्स एज है। तो बचपन से ही मैं लगभग 34 वर्षों से एक्टिवली मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आप दिव्यांगता के इतने करीब से देख रहे होंगे, तो दिव्यांगता कई प्रकार की होती है। मानसिक रूप से भी कमजोर होता है आदमी, कई बार सुनाई नहीं देता, जी जी, कई बार समझता है पर बोल नहीं पाता, जी जी, पैर खराब है, हाथ खराब है। जी जी। इनमें सबसे कठिन किन दिव्यांगों को मैंने समाज में उनको स्थान दिलाना में आपका कठिनाई होती है? देखिए, सब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अब 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल कर लिया गया है। तो उसमें जैसा आपने स्वयं बताया कि जो बोल सकते नहीं हैं, सुन सकते नहीं हैं, चलने फिरने की समस्या है, या जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं, या फिर जिनको दिखाई नहीं देता है, और अभी थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया, इसको भी डिसेबिलिटी में शामिल किया गया, पार्किंसन डिसीज़ को भी शामिल किया गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी शामिल किया गया है। तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया और इसका एरिया बहुत बढ़ाया गया है। परंतु जो मैं देखता हूँ कि सबसे कठिनतम जो दिव्यांगता है वो है बहुदिव्यांगता, जो ज़्यादातर जो बौद्धिक दिव्यांग हैं उसके साथ साथ उनकी कोई दूसरी दिव्यांगता भी शामिल है, तो उनका जीवन यापन जो है थोड़ा कठिन होता है। तो वो मेरा फोकस्ड एरिया है। और मध्य प्रदेश शासन भी जो है वो उन दिव्यांगजनों को अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराता है। बाकी सभी को 600 रुपये देते हैं प्रति माह, परंतु उनको हम लोग 600 रुपये अतिरिक्त, मतलब 1200 रुपये प्रति माह की राशि देते हैं। आर्थिक मतलब उनकी देखरेख करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उनके माता पिता आप जो पैसे इनको देते हैं जी, तो ये बच्चों में क्राइटेरिया रहता है कि आर्थिक रूप से आदमी मजबूत है कि कमजोर है? नहीं, इसमें कोई गरीबी रेखा कार्ड की आवश्यकता नहीं है, ना कोई जाति बंधन है, ना कोई धर्म का बंधन है। अच्छा, इसके लिए ऐसा भी जरूरी है क्या कि कोई एक सरकार, जैसे पहले मेरे को याद है मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह महिला बाल विकास चलाता था? जी जी जी। शायद आज की डेट में लापता है। नहीं, है भी तो आज की डेट में भी वो चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जिस ढंग से उसका प्रभाव समाज में होना चाहिए, जी जी, वो मेरे को देखने नहीं मिलता है। हाँ, आपका विकलांग का यहाँ पे है, आप भी लगाए हैं NGO बना के, जी, वहाँ बच्चे दिखते जाते हैं। जी जी जी। तो
ये जो पैसे मिलते हैं ये संस्था में जाने में मिलते हैं या घर में रहने के भी? सभी, ये तो घर में कोई भी जो 6 वर्ष से ऊपर का दिव्यांग हुआ है इस प्रकार का, वो चाहे घर में रहे चाहे कहीं कोई काम कर रहा हो, उसको देंगे। अच्छा, दिव्यांगों की पढ़ाई लिखाई जो होती है वो कुछ अलग ढंग से होती है। जी। उनके शिक्षक क्या विकलांग रहते हैं या सामान्य रह के सिखाते हैं? नहीं, ये अलग है। जैसे जो श्रवण बाधित दिव्यांग है उनको सिखाने के लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जो ब्लाइंड है उनके लिए ब्रेल की आवश्यकता होती है, जो बौद्धिक दिव्यांग है उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होती है। तो अभी जो है वर्तमान में हमारे देश में और हमारे राज्य में भी समावेशी शिक्षा की योजना लागू है, जिसमें दिव्यांगजन को अलग न रख करके सभी लोगों, सामान्य लोगों के साथ में उनको भी पढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। उनको अलग से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं कि अलग से कि टैग करेंगे हम ये दिव्यांग अलग है तो दिव्यांग अलग बैठेंगे। तो समावेशी शिक्षा योजना लागू है जिसमें ऐसे दिव्यांग जो बिल्कुल हाँ, दिव्यांगों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्या स्थिति है? शिक्षकों में जो है भारतीय पुनर्वास परिषद जो है बहुत सारे कोर्सेज चलाता है और उन कोर्सेज को करके प्रोफेशनल हम लोग तैयार करते हैं और वो प्रोफेशनल जो हैं वो जा करके स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो अभी मध्य शासन ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारे जो है मोबाइल स्रोत कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, जो घुमंतु शिक्षक जिनको बोल सकते हैं, जो स्कूलों में जाकर और ऐसे दिव्यांगजनों को जा करके उनको क्या आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं, किस प्रकार से वो सीख सकते हैं, उनकी क्या समस्या आ रही है, एक प्रकार रेमेडियल टीचिंग। तो शासन में जो शिक्षक हैं इनके दिव्यांगों के, जी, उनका भर्ती अलग से होती है, कैसे होती है? वो कैसे माना जाएगा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया भी अलग होती है। उसमें उनकी जो क्राइटेरिया है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगते हैं कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन पूरा करके आते हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड प्रोफेशनल। अच्छा, ये जो परीक्षा परिणाम आते हैं इनमें दिव्यांग भी देते हैं 10वीं 12वीं? हाँ, देते हैं। तो उनको कुछ ग्रेस मार्क्स अलग रहते हैं कि सामान्य रहते हैं? नहीं, देखिए, दिव्यांगजनों को बिल्कुल बराबर से कंपटीशन की तैयार किया जा रहा है जी कि वो भी बराबर से आए। और IAS IPS भी कई बने हैं। हमारे तो माननीय कृष्ण गोपाल तिवारी जी हमारे डायरेक्टर रहे, IAS ऑफिसर हैं, सीनियर IAS हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको बिल्कुल 100% दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस दुनिया को अपने सिद्ध करके दिखाया कि हम आगे बढ़ गए। आपके जीवन में ऐसा कोई बच्चा, बहुत सारे आए होंगे जिसने मैंने विकलांग होते हुए कुछ ऐसा अद्भुत काम किया जो आपकी स्मृति में हो? मैं 2002 में एक स्पेशल ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता हो रही थी, मैं यहाँ से टीम लेके जबलपुर से हमारी टीम जो है दिल्ली गई थी और पूरे देश भर के बच्चे हमारे आए थे। और एक बच्चा था जो मेरी टीम के साथ में था, तो वो मेरे से कह रहा था कि मेरी माँ से मेरी बात करा दो फ़ोन पे। और उसी समय उसका जो है रनिंग उसकी शुरू होने वाली थी और वो मैं थोड़ा उसके ऊपर नाराज़ हुआ। मैंने अब तो रनिंग स्टार्ट हो रही है, अब फ़ोन लगाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो जिद कर रहा था, मान रहा था, तो मैंने डांटा उसको, मैं बिल्कुल नहीं, अभी तुम सीधे जाके आप, तुमको बेटा जाना है, दौड़ना है। तो मैंने उसको खड़ा कर दिया और वो वहीं से खड़े होकर के दूर से बोला मेरी, उसको ध्यान अपनी माँ की तरफ था। वो जो है बौद्धिक दिव्यांग बच्चा था और माँ की तरफ था, मेरे को इशारे से बता रहा कि मेरी बात करा देना। और फिर जब उसकी वहाँ पर मेरे तुम जोर से मैं फिलहाल वहाँ ध्यान दो तुम, तो जब उसने ध्यान दिया इतना तेज़ दौड़ा वो, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे को उम्मीद थी कि वो आएगा। और वहाँ पे उसने गोल्ड मेडल जीता दिल्ली में, सारे देश भर के आए। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं स्टेडियम में मैं रो रहा था और वो फिर बच्चा आके लैपटॉप पे मैंने उस फ़ोन से बताया, बात कराई उसकी माँ से। तो वो क्षण मेरे लिए ऐसा था कि यार जो जिस मतलब बाकी ग्रुप में बच्चों ने मेडल जीते थे मगर उससे उम्मीद नहीं थी। अजय नाम का बच्चा था वह, अजय। आप लोग ये दिव्यांगों को इतना सब आप लोग समय देते हैं, खर्च करते हैं, तो आप लोग ये बच्चे, कई बच्चे निकल जाते हैं अच्छे, उनको नौकरी, जो बेचारे नहीं पास कर पाते या दिक्कत होती है, तो उनका जीवन कैसे चलता है? उनके जीवन चलाने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, शासकीय नौकरियों में भी है। नहीं, मान लो कोई व्यक्ति नौकरी नहीं लग पा रही है। बहुत सारे लोग अभी, जैसे पोहा एंड सेट्स यहाँ पे एक शॉप खुली है, नैनीताल चौक पे खुली जबलपुर में, वो सब दिव्यांगों ग्रुप है और लोग तरह तरह के पोहा की वैरायटी बना रहे हैं और इतना हाइजीनिक, बाकायदा टोपी भी सब पहन कर आप जाएंगे, इतना सुंदर काम कर रहे हैं। तो उनको हम लोग बहुत से क्षेत्रों में जा रहे हैं। दिव्यांगों को रोजगार स्वरोजगार के लिए ज़बरदस्त मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने छतरपुर कलेक्टर जो संदीप जी आ रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमने उनसे कहा था कि भाई आप वहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिव्यांग कॉर्नर बना दीजिए। हम एक मॉडल रूप में एक शुरुआत किया, तो वहाँ तुरंत उनको लगा कि हाँ ये कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ किया और 2 छोटे छोटे रूम बना करके एक 100 सहायता समूह बना के दिव्यांगजनों का उन्होंने उनको दिया और बढ़िया बच्चे वहाँ फोटोकॉपी कर रहे हैं, एक कैंटीन चला रहे हैं, मैस चला रहे हैं और अन्य प्रकार की सेवा दे रहे हैं कि अनाधिकृत रूप से कलेक्ट्रेट में और अन्य परिसरों में लोग करते रहते हैं। मगर अभी हमारी ये योजना है, हम ये चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी, चाहे पाटन की आपकी तहसील कार्यालय हो, जबलपुर का हो, कोई भी हो, दिव्यांगों के लिए सब जगह पब्लिक मूवमेंट है, जहाँ पब्लिक मूवमेंट है वहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं अखबार में कि दिव्यांगों के लिए हर सरकारी कार्यालय में अलग करने के प्रयास हमारे हैं। और ये छतरपुर से शुरुआत हुई है। सर, छतरपुर शुरुआत हो चुकी थी और भी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी कर चुके हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में गेट पे आप जाएंगे तो एक बौद्धिक दिव्यांग बालिका है,
वो अपनी माँ के साथ मिलकर के वहाँ पे हमने कॉर्नर खुलवाया, उसको बढ़िया सारा छोटे छोटे सामग्री का काम जो बहुत, जब हम जाते हैं किसी जगह पे तो हमको 4 घंटे रहेंगे तो हमको जरूरत पड़ जाती है कोई ना कोई चीज़ की, तो वहाँ वो मिल रहा है उसको एक प्रकार का। तो रजक जी, आप ये बताइए, आपके जीवन के जिस पड़ाव में हैं, अब ऐसा लगता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में आपने जो जितना राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच गए जी, तो इन परिस्थितियों में आप अपने मूल काम को मजबूत करने के लिए आगे क्या क्या करेंगे? आपकी क्या भविष्य में योजना है? भविष्य में एक तो योजना है कि मुझे लगता है कि अकेले काम नहीं हो सकता है, इसलिए हम जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं और हमारे जो अन्य जो क्षेत्रों में काम करने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मोबिलाइज करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता है। और जो हमारे सीनियर जो जैसे हमारे पुराने जो रिटायरमेंट पर्सनस हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उन सबको लेकर के काम करने की आवश्यकता है और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है कि दिव्यांग समाज से अलग नहीं है, वो हमारे बीच के समाज का मुख्य भाग है, मुख्य भाग हैं वो ऑलरेडी। भाई हाँ, जिस घर में तो है ही है वो, तो वो उनके लिए बाहर भी वातावरण बहुत अच्छा बने कि वो बस में आसानी से बैठें, रेलवे स्टेशन में आसानी से जाएँ, सिनेमा घर में जाएँ, मॉल में जाएँ। तो बाधा रहित वातावरण बनाने पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में प्रावधान भी है, सजा का प्रावधान भी है कि जो लोग बिल्डिंग भवन नहीं बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका अखबार है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ऊपर जाना है और लिफ्ट नहीं है तो हम आपको नोटिस दे सकते हैं कि अजवारत भी उसको बनाए। दिव्यांग हमारा कभी आपसे मिलना, ऊपर आपके डायरेक्टर ऊपर बैठे हैं तो दिव्यांग तो हमारा व्हील चेयर पर आप जा नहीं पाएगा। तो वो सभी ये सार्वजनिक भवन क्यों कहलाता है, जितने सार्वजनिक भवन है जहाँ पर पब्लिक मूवमेंट है वहाँ वो करना है, चाहे वो चिकित्सक डॉक्टर का हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह करना है। तो ये विषय में बहुत तेज़ काम चल रहा है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। जबलपुर आप जाएंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिफ्ट लगी है, वो हमारे कार्यकाल में आने के बाद लगी है। विकलांगों के लिए बोले, मतलब ऐसे बुजुर्ग जाएँ, अब कलेक्टर साहब ऊपर कोई कई कार्यालय हैं वो नहीं जा पाते थे, अच्छा, इसलिए लिफ्ट लगी, वहाँ पे की योगदान से बिल्कुल लिफ्ट, रैंप, रेलिंग, ये सब सुविधा हर कार्यालय में करवाई है। अब आपसे मैंने जितना समझ में आया पूछा, ऐसी कोई बात जो आपको लगती है कि समाज तक जाना चाहिए वह आप और बता दें। मेरे को लगता है कि जो दिव्यांग हैं और उनके जो पालकगण हैं, उनसे जुड़े लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझें। जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे हमारा फ़ोन चालू रहता है और हमारी जो टीम है वो लगातार काम करती है। दूसरी बात ये है कि हम लोग डोर स्टेप जाके काम करते हैं, हम जिला स्तर पे जाके हमारी न्यायालय जो भोपाल में बैठती है, हम लोग पूरी टीम के साथ जिला स्तर पे जाके तहसील स्तर पे जाके हम लोग अपनी चलित न्यायालय ले आके मदद कर रहे हैं। तो हम सब मिलके काम करेंगे और उन दिव्यांगजनों को बिल्कुल अकेला नहीं समझना है। बहुत सारे अवसर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उनको लगातार अवसर प्राप्त होने वाला है और मैं समझता हूँ कि दिव्यांगजनों को हम सब स्वीकार करें और दिव्यांगजनों को अवसर दें। कई बार हम जब गाड़ी में चलते हैं तो सामने कोई ट्राईसाइकिल में बेचारा दिव्यांग जाता है तो उसको बेचारा बोल के कई बार वो करते हैं, या फिर कई बार हम उसको हॉर्न मारना शुरू करते हैं, परेशान करते हैं, यार हट जाए वो लाइन से। तो हम ये चाहते हैं आपाधापी तो है, तेज़ी सबको भागना है, बहुत जल्दी समय नहीं किसी पास, थोड़ा 2 मिनट रुक जाएँ, धीरे उसको अवसर दें, निकल जाने दें, फिर आप निकल जाएँ। तो उसको अवसर देना है, आगे लाने के लिए उसको अवसर देंगे तो वो भी अपने मुकाम पे पहुंचेगा और हम सब भी उसके साथ पहुंचेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये थे हमारे साथ संदीप रजक जी, जो निःशक्त आयोग के कमिश्नर हैं और हम इनसे फिर मुलाकात करेंगे किसी ऐसे समय जब समाज को इनको कोई संदेश देना होगा। विकलांग और लोगों को आप अपना परिवार का सदस्य माने और उनकी सहायता करें, ऐसा इनका कहना है। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।